हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज क्लास 9 का वो टॉपिक पढ़ेंगे जो बेसिक एकदम है, एकदम बेसिक पॉइंट है कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एटम्स के बारे में क्या है। तो मैं एटम्स को बताने से पहले आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। किसके बारे में? हमारे भारतवर्ष में एक ऋषि मुनि रहा करते थे। उन ऋषि मुनि का नाम था महर्षि करार। क्या नाम था? महर्षि करार। लिख के बता रहे हैं आपको, महर्षि करार कौन थे भाई? महर्षि करार। महर्षि करार 500 बीसी। महर्षि करार यानी कि 500 बीसी, 500 बीसी, 500 वर्ष पहले महर्षि करार ने एक मंदिर में क्या किया कि झाड़ू लगा रहे थे, जहाँ पे पूजा वगैरह होता है, नहीं अक्षत के रूप में चावल वगैरह फेंका जाता है। तो झाड़ू लगाते वक्त उन्होंने देखा कि जो चावल के जो छोटे छोटे कण है, जो चावल के छोटे छोटे कण है भाई, उस चावल को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, उस छोटे छोटे दाने को, तो एक आदमी का जो एक दिन का खाना होता है वो उस चावल के कण से बनाया जा सकता है। तो उन्होंने पता किया कि ये जो चावल के छोटे से जो कण है, चावल के जो छोटे से कण है, मान लीजिए चावल का छोटा सा कण है, इस चावल के छोटे से कण को क्या किया जाए, और छोटा किया जाए, और छोटा किया जाए, और छोटा किया गया। मतलब इसको तोड़ तोड़ के क्या किए, और छोटा कर दिए। मीन्स यह कि इस चावल का वो छोटा से छोटा भाग, ठीक है, जो उससे भी ज्यादा छोटा ना हो सके, ठीक है, उससे भी ज्यादा छोटा ना हो सके, तो उन्होंने उसका बताया कि अब चावल को इससे भी ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसे पार्टिकल के रूप में जो हमें एकदम समझ लीजिए कि एकदम छोटा पार्ट हो, उसी का नाम उन्होंने दिया परमाणु। क्या नाम दिया उसी का? परमाणु, यानी कि एटम्स। एटम्स को ये कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। एटम्स लाइक परमाणु, ठीक है, एटम्स लाइक परमाणु, परमाणु नाम दिया। अब इस महर्षि करार ने जो 500 वर्ष पहले इन्होंने बताया कि जो भी चीज हमें यूनिवर्स में दिखाई देती है, यूनिवर्स में जो भी चीजें बनी हुई है, वो सब किसके बने हुए हैं? एटम्स के बने हुए हैं, यानी कि परमाणु से मिलकर बने हुए। ब्रह्मांड में जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब क्या है? परमाणु से मिलकर बना है। किसने बताया? महर्षि करार ने 500 वर्ष पहले ही अपनी किताब में इन्होंने लिख दिया था, बता दिया था। कुछ साल बाद, कुछ वर्षों बाद ऐसे ही ऋषि मुनि वैज्ञानिक आते रहे, एटम्स के बारे में बताते गए। तो कुछ वर्षों बाद आपको एटम्स, एंटोनी लेवेजियस, कौन आए फिर? एंटोनी लेवोसियर, एंटोनी लेवेसियर आए और इन्होंने क्या दे दिया? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रूल। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रूल, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रूल दिया इन्होंने, एंटोनियो एल लेविजन ने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस गिविंग राइज टू प्रोडक्ट इज गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉ, ठीक, सर्टेन लॉ। these law are called law of chemical combination। क्या? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एंटोनी लेवेसियर ने बताया कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जब केमिकल रिएक्शन करता है बिटवीन, किसके बीच में? टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को एक साथ क्या किया जाए? मिलाया जाए, तो एक नया प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है। उसी को हम बोलते हैं क्या भैया? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब हम किसी एक पार्ट को उसके दूसरे या तीसरे पार्ट में मिलाएंगे तो एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। उसी जो ये प्रोसेस होता है, एक से दूसरे प्रोडक्ट को मिला करके एक तीसरा प्रोडक्ट बना देना, वही क्या कहलाता है? इस प्रोसेस के अंतर्गत आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। वह क्या होता है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन
two or more substances given rise to product is governed by certain law. These law are called law of chemical combination. बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लीजिए। डन। तो मेरे बच्चों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने बताया, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कुल जैसे हमारे पास 5 मूलियां, वैसे 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, गैस लुईस लॉ ऑफ कॉम्बिनेटिंग वॉल्यूम। ठीक, तो ये जो 3 पार्ट्स है आपका, ये जो 3 पार्ट्स है 1 2 3, ये आप क्लास 11th में जब आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल एंड लॉ ऑफ कॉम्बिनेटिंग वॉल्यूम। आपको जो पढ़ना है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। ठीक, तो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास क्या होता है देख लीजिए। मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, मीन्स कह सकते हैं कि आत्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ऐसे ही जो एटम होते हैं, मास होते हैं, कि मास कैन बी नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, न मास को हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसे खत्म कर सकते हैं। मीन्स यह कि ना ही इसे हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, देखिए ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए भाई, इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। ये जो लिखा है इसका मतलब हो गया, ए हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। यह समझ लीजिए कि ए क्या है, ए मास ऑफ ए, ये क्या है आपका, इसमें क्या है ए जो है ए पूरा रिएक्टेंट हो गया। क्या हो गया, ए रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट। ए क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। यानी कि जो रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, बिल्कुल मतलब सेम टू सेम इक्वल होगा। जैसे मैं कह दिया कि H2 प्लस O2 गिव्स आउट, यहाँ पे H2 होगा ना, गिव्स आउट H2। लेकिन देखेंगे भाई कि ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ये जो है, ये जो रिएक्टेंट है आपका और ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। तो इस ऑक्सीजन को एक करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए, भी 2 हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई। यानी कि रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी वो किस लॉ को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जितना रिएक्टेंट होगा भाई उतना ही आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये आपके लिए सामने एक क्वेश्चन हमने पूछ के लाया है कि इन ए रिएक्शन, एक रिएक्शन में 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्या है 5, ये जो सोडियम कार्बोनेट है कितना है 5.3 ग्राम। आगे क्या दिया, रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड को हम क्या कर लें, 6 ग्राम है ना, 6 ग्राम एथेनोइक एसिड। The product were 2.2 ग्राम CO2, ये क्या हो गया 2.2 ग्राम CO2 हो गया, 0.9 ग्राम ऑफ H2O, 0.9 इसको प्लस करके 0.9 ग्राम H2O हो गया। अब क्या दिया है, एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोएट, ये क्या हो गया आपका 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट। So that these observations are in agreement with law of conservation of mass,
भैया इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है कि ये जो पूरा रिएक्टेंट है, ये जो पूरा रिएक्टेंट है, ये पूरे प्रोडक्ट के क्या है, इक्वल, ये पूरे प्रोडक्ट के इक्वल। इसी को आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे कि सोडियम का कितनी वैल्यू है, 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम। ऐड कर दीजिए, 5.3 को 6 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11। देखिए कैसे ऐड करेंगे हम, 6.0 5.3, इसको ऐड किया है 3 आया, डेसिमल लगा, 11.3 ग्राम। कितना आ गया, 11.3 ग्राम। ये आपका आ गया रिएक्टेंट। अब राइट हैंड साइड चलेंगे, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 8.2 प्लस 8.2 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम। सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, सबको ऐड करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि 8.2 है, 2.2 है, 0.9 है, डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है, 2 2 4 और 9 4 हो गया आपका 13, कैरी 1 यहाँ लिख दीजिए, 8 और 2 10 और 10 1 11 डेसिमल। ये भी क्या आ गया आपका 11.3 ग्राम। यानी कि रिएक्टेंट इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, रिएक्टेंट इज इक्वल टू आपका आ गया प्रोडक्ट, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इससे क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया कि ये क्या है, ये जो है सो दैट दिस ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विथ लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। ये हमने प्रूफ कर दिया, नोट कर लीजिए इसे भाई। देखिए भाई अगला जो टॉपिक है रूल है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब यह है भाई कि कोई ऐसा कंपाउंड जिनका रेशियो हमेशा फिक्स हो, उसकी वैल्यू चाहे जितना बढ़ा दिया जाए, उसका जो रेशियो आएगा वो हमेशा एक नंबर सेम नंबर आएगा, एकदम इक्वल आएगा, कभी वो चेंज नहीं हो सकता उसका जो रेशियो होगा। देखिए कैसे, यह कैसे मुमकिन भाई, इफ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज, कोई एक प्योर केमिकल कंपाउंड लेंगे कभी भी, कंटेन द सेम एलिमेंट combined together in the same proportion by mass irrespective of the fact from where the sample has been taken or from which procedure has it been produced। मीन्स यह है भाई कि प्रोडक्ट आपका चाहे कितना भी ग्राम हो, चाहे जितना भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, उसका जो रेशियो होगा, उसका जो रेशियो आएगा वह हमेशा क्या होगा, फिक्स आएगा। मैं एग्जांपल लेके आपको समझाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए 18 ग्राम वाटर है, H2O है, 18 ग्राम क्या है, वाटर है। तो 18 ग्राम वाटर में 6 ग्राम आपका क्या है, ऑक्सीजन, सॉरी 16 ग्राम आपका ऑक्सीजन है। कैसे 16 ग्राम ऑक्सीजन है, क्योंकि इसका एटॉमिक जो नंबर होता है 8 होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 18 टू 16, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन, इसलिए क्या हो जाएगा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका जो रेशियो आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16, कट करेंगे तो क्या आया 1/8, यानी कि रेशियो 8। अभी रुके रहिए, मैं इसी को क्या कर दूं, 18 के जगह पे कुछ बढ़ा देता हूं, 18 के जगह पे क्या कर देता हूं, कुछ बढ़ा देता हूं पॉइंट, यही बात रहेगी। मान लीजिए मैंने कर दिया 36, कितना कर दिया भाई, यहाँ पे कर दिया कि 36 वाटर है, 36 ग्राम क्या है आपका, वाटर है, 36 ग्राम वाटर है। तो अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये जो 36 ग्राम हुआ है इसमें क्या हो जाएगा
कि 36 ग्राम H2O यानी कि वाटर हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 16 टू जा 2, देखिए पहले 16 कितना 18 था, 18 का मल्टीप्लाई इसमें 2 से किया हूं, तो यहाँ पे 16 टू जा 32 ग्राम, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 4 ग्राम, तब में 2 से मल्टीप्लाई, तो मास ऑफ कितना हाइड्रोजन मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना 4/32, 4 1 जा 4, 4 8 जा कितना आ गया 1:8 आ गया। अगर मैं कहूं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब क्या आ जाएगा भाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 36 गुना 72, 72 ग्राम H2O, 72 ग्राम H2O। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 32 जा 64 ग्राम, 64 ग्राम। इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8 ग्राम। यह हो गया ऑक्सीजन, यह हो गया हाइड्रोजन, ठीक। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो गया, इनका रेशियो जब निकालेंगे तो क्या आएगा भाई देख लीजिए, इनका जो रेशियो मास ऑफ हाइड्रोजन अपान मास ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो आएगा 8/64, 8 नहीं जाएगी 2 2 4 2 10 6 64, और यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 4 2 8 8 8 8 8 64, 1/8, तो क्या आ गया रेशियो 1:8। मीन्स यह है कि हमारा प्रोडक्ट चाहे जितना भी क्यों न रहे, उसका जो रेशियो होगा भाई, रिएक्टेंट का जो रेशियो होगा हमेशा एक फिक्स पॉइंट होगा। क्यों फिक्स पॉइंट होगा, हमने अभी पीछे ही पढ़ा है कि किसी भी मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं। तो एक केमिकल प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट, a pure chemical compound always contain the same elements combined together, जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे combined together in the same proportion by mass irrespectively of the fact from where the sample has been taken or from which procedure has it been produced। ठीक भाई, इसको नोट कर लीजिए, आगे एक टॉपिक देखते हैं। अब देखिए, जब महर्षि करार ने एटम्स के बारे में बता दिया 500 BC 500 वर्ष पहले ही, तो 500 वर्ष पहले 500 ईसा वर्ष पहले ठीक बता दिया, तो उसके बाद एंटोनी लेवासी आए, मास ऑफ कन्वर्जेशन लॉ रूल वगैरह बहुत लोग दिए। उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने अपना क्या किया एटॉमिक थ्योरी दिया और उन्होंने बताया कि एटम्स क्या है, और इसी को लोग मानते हैं और इसी को लोग जानते भी हैं कि एटॉमिक थ्योरी जो है वो डाल्टन ने दिया। महर्षि करार को कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं कि महर्षि करार ने इनसे पहले ही क्या किया है, एटम्स के बारे में, परमाणु के बारे में बता दिया है। तो क्या क्या एटम्स करता है, क्या प्रेजेंट होता है एटम में, क्या प्रॉपर्टीज होती है एटम्स की, उसको एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने बताया कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो भी मैटर बनते हैं, जो भी यूनिवर्स में मैटर बने हुए हैं, मैंने कहा ना कि महर्षि करार ने पहले ही बता दिया था कि यूनिवर्स में जो भी मैटर बने, जो भी पदार्थ बने, वो परमाणु से मिलकर बने हैं, यानी कि एटम से मिलकर बने हैं। तो डाल्टन ने उन्हीं की थ्योरी को कहा कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल, मतलब बहुत छोटे छोटे कण। भाई मैं कह दूं कि कोई जैसे मार्कर को इतना छोटा पार्ट में कट कर दिया जाए कि उससे ज्यादा छोटा ना हो सके। कोई भी आप एक प्रोडक्ट ले लीजिए और उसे क्या करिए, इतना छोटा कर दीजिए कि उससे ज्यादा छोटा ना हो सके, तो वह टीनी पार्टिकल्स में गिना जाएगा। उन टीनी पार्टिकल्स को मिला करके जो मैटर बनता है उसी को हम कहते हैं क्या, एटम्स कहते हैं। ठीक, अब देखिए अगले पॉइंट,
कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल मतलब कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। हमने अभी पीछे के लॉ में यह प्रूव किया है कि कुछ जो एटम्स होते हैं उन्हें ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। कुछ नहीं मतलब कोई भी एटम्स अगर है भाई तो उसे हम क्या कर सकते हैं, ना पैदा कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। मतलब हमारी जो आत्मा है, हमारी भूपेश गुप्ता की जो आत्मा है, ये न मर सकता है न जी सकता है, ये अजर है, अमर है। ठीक है, अजर है, अमर है। अब अगली पॉइंट, एटम्स ऑफ कैन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम्स होते हैं उनके क्या होते हैं, एटम्स जो होते हैं क्या होते हैं, एटम ऑफ एन एलिमेंट है, तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट है आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ आइडेंटिकल मास होता है जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज में होता है, उसे भी एटम्स कहते हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर टू फ्रॉम कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड होता है उसमें जो रेशियो होता है, कंबाइन होता है, फिक्स होता है, उसको भी एटम्स कहते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। बोल रहा है कि जो रिलेटिव नंबर होते हैं काइंड ऑफ एटम कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड, वो कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं, उन्हें भी एटम्स कहते हैं। तो भाई एक तो एटम्स के डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमने बता दिया। अब आपको हम बताएंगे जो वो एटम्स के बारे में बताएंगे, तो इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। ओके, तो बच्चों अगली टॉपिक आपका है एटम क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। आप ही हो तो एटम है, आप नहीं तो कुछ नहीं। देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको आज एटम्स के बारे में बताएंगे। जो मॉडर्न एरा है ना, जिसे हम जो यहाँ पे हैं वो मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंग। आप जैसे बैठे हैं, टेबल पे बैठे हैं, तो वो क्या है, मॉडर्न टेबल। क्योंकि पहले के लोग पता कैसे पढ़ते थे, नीचे चटाई बिछा करके प्लास्टिक मार के आराम से बैठ के पढ़ा करते थे। देखेंगे जब हम महाभारत या फिर रामायण देखते तो उसमें जो राम जी होते हैं या फिर जो भी लोग होते हैं वो कैसे बैठ के पढ़ते हैं, आश्रम में जा करके बैठ करके पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, मॉडर्न एरा आ गया, चेयर आ गया, आराम से बैठ के टेबल में बैठ के पढ़ना है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से एटॉमिक थ्योरी भी जो है वो क्या है, मॉडर्न है भाई। क्या है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी मीन्स नया परमाणुओं का नियम, नया परमाणुओं का नियम। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा वाला पार्ट, जो एकदम छोटा, उससे छोटा कुछ भी ना हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एटम। विच टेक्स पार्ट इन केमिकल, जिनका कुछ पार्ट हम क्या लेते हैं, केमिकल में लेते हैं। कहां पे, रिएक्शन सच दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एटम्स का जो एकदम पार्टिकल वाला बाहर छोटा सा पार्ट होता है, उसको केमिकल रिएक्शन करने के लिए लेते हैं। तो उसमें क्या होता है भाई कि उसमें केमिकल रिएक्शन द एटम्स मेंटेन इट्स आइडेंटिटी, वो क्या करता है, उस रिएक्शन को मेंटेन करता है, उसकी आइडेंटिटी को बताता है कि थ्रो आउट द केमिकल और फिजिकल चेंजेस, उसमें क्या फिजिकल चेंजेस होगा वो एटम्स के केमिकल रिएक्शन में बताता है भाई। तो एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड हेंस कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। हम जो एटम्स होंगे, जो एकदम स्मॉलेस्ट जो एटम होते हैं, उनको हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते भाई, विदाउट पावरफुल माइक्रोस्कोप के द्वारा। अगर हम माइक्रोस्कोप पावरफुल लगाएंगे तो भी हमें एटम्स दिखाई देंगे। ठीक है, अगली पॉइंट है कि एटॉमिक
रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट एटम इन हाइड्रोजन इज 0.37 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। क्या होता है? हाइड्रोजन इन सॉरी स्मॉलेस्ट एटम इन हाइड्रोजन इज 0.37 इंटू 10 की पावर -10 मीटर और 0.03 नैनोमीटर। एक बात आपको हम बता दें, 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, 10 की पावर 9 मीटर। इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। तो बच्चों अगली टॉपिक है एटॉमिक मास। द मास ऑफ एन एटम, the mass of an atom of an element is called atomic mass। तो पूछेगा कि एटॉमिक मास क्या है भाई? जब एटम्स जान गए तो एटॉमिक मास जानते ही जान जाएंगे। क्या है एटॉमिक मास? द मास ऑफ एन एटम एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। मतलब जो भी एटम्स का मास होता है, ठीक है, एन एलिमेंट में, वही उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। इन 1961 में आईपीएसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन अप्लाइड इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, यह एक संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी केमिकल का नाम या किसी भी केमिकल का मास, जो भी चीज मानना होता है, एक्सेप्ट करता है तो ही वो मान्य होता है। कोई भी दवा आप जब लेने जाते हैं तो उसके पीछे जो नाम लिखा हुआ रहता है वो आईपीएसी नेम लिखा रहता है। वो इसलिए क्योंकि जो नाम है वो पूरा इंटरनेशनल नाम, मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, रखा जाता है। तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक्सेप्ट किया कि एटॉमिक मास जो यूनिट होगा वह क्या होगा? एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। जो एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास होगा या फिर एलिमेंट से जो कंपाउंड बनेगा उसका जो मास होगा वही एटॉमिक मास कहलाएगा। बात समझ में आई भाई? यानी कि जो भी एलिमेंट का मास होगा अपना, किसी भी एलिमेंट का जो मास होगा वही एटॉमिक मास कहलाएगा। यानी परमाणु का जो भार होगा वही क्या कहलाएगा? वही इलेक्ट्रॉन का भार कहलाएगा। यानी कि जो एटम्स का मास होगा वही क्या होगा? एलिमेंट का भी मास होगा। ठीक है, एटम्स का मास जो होगा वह एलिमेंट का मास, कोई भी एटम्स ले ले, जस्ट लाइक दैट। देखिए एटॉमिक मास यूनिट कैसे है कि द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड। इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? द एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिफाइन होगा? एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12। क्या? 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। ठीक, कार्बन 12। द एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट लिखिए या फिर यू लिखिए, 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन का एटम्स कितना होगा? कार्बन का एटम्स क्या होगा? ये निकालने पर आपका क्या आएगा? जब देखेंगे कि एक कार्बन का जो एटॉमिक मास यूनिट आएगा 1.66 इंटू 10 के पावर -27 kg। ये आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ओके, किसी भी एटॉमिक्स को निकालने के लिए 1/12 मास ऑफ एटम्स, उस एटम का कितना मास है उसको लिख लेंगे, उस एलिमेंट का कितना मास है वो आपका क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो द मास ऑफ एटम, ठीक है, जो मास एटम्स का जो मास होगा वही एलिमेंट का मास होगा। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट कार्बन का 1.6 इंटू 10 के पावर -27 kg। इसको नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए बच्चों, हम आपके लिए ट्रिक लेके आए हैं एटॉमिक मास
ये ट्रिक है कि एटॉमिक मास का जो एटॉमिक नंबर का जो मास होता है उसे कैसे याद करें, कैसे जाने कि कितना होता है कितना नहीं। तो सीधी सी बात है, और एटॉमिक नंबर इवन, जब कोई एटॉमिक नंबर इवन होगा तो उसमें क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एटम नंबर अगर ऑड है तो उसको क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दीजिए। इसमें आपको एलिमेंट नेम कम से कम 30 एलिमेंट नेम कम से कम आपको क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर के साथ याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल याद कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई कम से कम 30 एलिमेंट याद कर लीजिए सीरियल वाइज। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, एकदम सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिए। उससे क्या होगा कि एटॉमिक नंबर आपको पता रहेगा कि एटॉमिक नंबर क्या है। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, ऐसे ही आप 20 तक जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो। मैंने क्या किया देखिए, जो ए स्टार बनाया हूं यह क्या है, आपका एक्सेप्शन वाला है स्टार, अभी एक्सेप्शन वाला है। आपको बस यही एक्सेप्शन वाले को याद कर लेना है कि कितना होगा, बाकी सब में यही रूल लगा देना है। देखिए ये 2 है ना, तो 2 2 जा 4 आ गया। 3 है, ऑड नंबर है ना, तो 2 3 जा 6, 1 ऐड कर दिया 7। ये एक्सेप्शन, एक्सेप्शन वाले को छोड़िए भाई, अब एक्सेप्शन वाले को छोड़ दीजिए। फिर 5 है तो 5 दूना 10 और 1 11 आ गया। देखिए ऑड नंबर था 5 में, ऑड नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया, 6 2 जा 12 हो गया। ये एक्सेप्शन है, इसे भी छोड़ दीजिए। ठीक, 8 2 जा 16, ठीक, 9 2 जा 18 और 1 19, यह भी हो गया आपका। ठीक है, 10 2 जा 20, 11 2 जा +1 23। ऐसे ही पूरा 20 तक आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही पूरा 20 तक कर सकते हो। बस आप क्या करिए, एक्सेप्शन को याद कर डालिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, बेरिलियम का 4 होगा एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 9, इसका 14, क्लोरीन का 17 का, इसमें देखिए क्या होता है 0.5 ऐड होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35.5। आर्गन का ये होता है 39.98 समथिंग आता है, तो इसको 39.98 आता है, तो नियरेस्ट नंबर जब लेंगे तो 40 हो जाता है। तो ये इसीलिए इसको भी क्या कर लेते हैं हम, एक्सेप्शन में। ये पूरा जो है पूरा क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को आप रट डालिए, याद कर डालिए कि क्या होगा, 4 का 9, 7 का 14, जबकि 7 का क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए था, 15 होना चाहिए तो नहीं हुआ। तो ए आप क्या करेंगे, ए रट डालेंगे और ये रूल के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर डालेंगे। आगे के नंबर को हम बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए भाई। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, कैसे एटम्स निकालेंगे भाई, क्वेश्चन ये बन गया आपके सामने, क्वेश्चन आ गया, कोई पूछ दिया, कैसे निकालोगे एटम्स बताओ। चलो छोटू बताओ कैसे निकालोगे। तो छोटू कहेगा सर एटम्स ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। छोटू ने बताया कि सर एटम्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होते हैं सर। तो सर ने कहा ठीक है, चलो आगे और बताओ इसके बारे में। तो छोटू कहता है कि ओनली द एटम्स ऑफ द नोबल गैसेस such as helium, neon, argon, krypton, xenon, radon are chemically unreactive and can exist in the free state as single atom। यह जो भी एटम्स हैं सर, हे नेहा अरे कुर्ता जलाती रहना, कौन सा, हे नेहा अरे कुर्ता जलाती रहना। जो भी केमिकल होते हैं ये अनरिएक्टिव होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करेंगे फ्री स्टेट में, ये ओनली वन सिंगल एटम्स होते हैं। ओके, एटम्स ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर और आयन। यह क्या, मॉलिक्यूलर आयन में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे टुगेदर एक दूसरे के साथ। तो
आपने इससे क्या समझा कि हाउ टू एटम इजिट, कैसे एटम इजिट होगा? एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे भाई वही क्या करेंगे, एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ओनली द एटम्स ऑफ नोबल गैसेज, ओनली द एटम्स ऑफ नोबल गैसेज, नोबल गैसेज कौन कौन से है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन, आर केमिकली अनरिएक्टिव, यही पूरे पीरियोडिक टेबल में अनरिएक्टिव है। तो अनरिएक्टिव एंड कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, यही क्या होंगे भैया? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एटम्स ऑफ द ऑल अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, एटम्स क्या होते हैं? सभी एक दूसरे के साथ लगे हुए रहते हैं, कंबाइन रहते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर या फिर आयन। तो एटम्स क्या होता है? एटम्स का जो होता है एक तो आयन होता है, एटम्स का जो पार्ट होता है एक तो आयन के रूप में होता है और दूसरा मॉलिक्यूलर के रूप में होता है। तो मॉलिक्यूलर को नहीं, इधर देखिए आयन क्या होता है, एक तो कैटायन होता है, एक एनायन होता है। कैटायन का मतलब पॉजिटिव, एनायन का मतलब निगेटिव होता है। बात समझ में आ गई भाई? ओके, नोट कर लीजिए।